हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीखें फंक्शंस की लाइब्रेरी कैसे बनानी है। हैश इंक्लूड stdio.h, ये स्टेटमेंट हर एक प्रोग्राम में, सी के हर एक प्रोग्राम में सबसे पहले लिखी जाती है। stdio.h एक लाइब्रेरी है, इसे लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। stdio.h की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। stdio.h की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये एक फाइल है। इस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस इनपुट करने वाले और आउटपुट करने के लिए जो फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस इस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। पहले से ही वो फंक्शन इसमें रखे गए हैं और जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें इनपुट करने वाले फंक्शंस और आउटपुट करने वाले फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए stdio.h क्या है? ये एक लाइब्रेरी है। इट इज ए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। इट हैज नंबर ऑफ रेडीमेड फंक्शंस। इसमें बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के संबंधित हैं। और जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले stdio.h लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है और इसे यूज करने के लिए हैश इंक्लूड लिखना होता है। हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। इस लाइन से हम stdio.h की फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड कमांड stdio.h में जितने भी फंक्शंस लिखे गए हैं उनको हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल करवा देती है। हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस स्टेटमेंट को प्रोग्राम में प्रोसेस किया जाता है। हमने सीखा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में और हैश इंक्लूड के बारे में। तो stdio.h क्या है? एक पहले से बनी हुई फाइल है जिसमें इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए जो भी फंक्शंस हैं सारे लिखे हुए हैं और इस फाइल को लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहा जाता है। और stdio.h की फुल फॉर्म पहले भी मैंने कही है। std का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड और i का इनपुट, रो का मीनिंग आउटपुट, डॉट h मीन्स हेडर फाइल। ये stdio.h एक पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी है। ऐसी लाइब्रेरी हम खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सी प्रोग्रामर, सी डेवलपर ने stdio.h लाइब्रेरी क्रिएट की है, उसी तरीके से हम अपनी भी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम सीख रहे हैं कि हमने खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है। लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए हमें फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने फंक्शन टॉपिक अच्छे से नहीं किए हैं, प्लीज़ उनको हमारे दिए गए फंक्शंस के जो वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर वॉच करें ताकि आपको लाइब्रेरी क्रिएट करनी अच्छे से आ सके। आइए चलते हैं। सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? एक बड़े प्रोग्राम को हम
अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। और अगर हमारे पास एक बहुत लेंथी प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को फंक्शन कहा जाता है या सब रूटीन या प्रोसीजर कहा जाता है। हर एक पार्ट में अपनी अपनी कमांड्स होंगी, हर एक पार्ट अपना अपना टास्क पूरा करेगा। इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? ए लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स। एक बड़े प्रोग्राम को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जा सकता है और हर एक पार्ट में एवरी पार्ट विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ कमांड्स। हर एक पार्ट में अपने कमांड्स होंगी और इन स्मॉलर पार्ट्स को फंक्शंस कहा जाता है। दी स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड फंक्शंस और सब रूटीन्स और प्रोसीजर। सबसे पहले हमने #include stdio.h लिखना है। किसी भी प्रोग्राम को जब हम क्रिएट करते हैं सी में तो सबसे पहले #include stdio.h लिखते हैं। अभी हम अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करने जा रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम #include stdio.h लिखेंगे और फिर लाइब्रेरी में बहुत सारे अपने फंक्शंस रखेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन लिया हुआ है sum1 नाम का। हमने फंक्शन कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले void लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और एम्प्टी ब्रैकेट्स डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट डाल के जो हमने फंक्शन से टास्क पूरा कराना है वो हम उसमें लिखते हैं। तो ये फंक्शन हमारा 2 नंबर एंटर करवा रहा है printf और scanf के साथ, और a और b में जो वैल्यूज आएंगी उनका प्लस करके ans वेरिएबल में रखेगा और साथ में प्रिंट करेगा। ये फंक्शन पहली कैटेगरी का फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। एक ही फंक्शन अभी तक हमने बनाया है जो कि 2 नंबर्स का सम कर रहा है। इसी फाइल में अब हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन दूसरी कैटेगरी का हमने बना लिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए साथ साथ में आपकी फंक्शंस की कैटेगरीज भी। ये sum2 नाम का फंक्शन है। ये 2 वैल्यूज रिसीव करेगा। पहली वैल्यू f में आएगी और दूसरी वैल्यू s में होगी। जब तक इस फंक्शन के पास 2 वैल्यूज नहीं आती तब तक ये फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 वैल्यूज इस फंक्शन को देनी पड़ती हैं। पहली वैल्यू f में रखी जाती है, दूसरी वैल्यू s में रखी जाती है। इस तरह से ये फंक्शन f और s को प्लस करके आंसर वेरिएबल में रखेगा और प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन दूसरी कैटेगरी का फंक्शन है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप, क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो हमने अभी तक 2 फंक्शंस बना लिए हैं। ये हमारे पास अब हम थर्ड फंक्शन बनाएंगे सेम फाइल में, क्योंकि लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस बना के लाइब्रेरी में रखे जाते हैं। अभी हम रख रहे हैं थर्ड टाइप का फंक्शन, तीसरा फंक्शन। ये sum3 नाम हमने रखा हुआ है इस फंक्शन का। ये सम कर रहा है पर ये साथ साथ में रिटर्न भी कर रहा है। जो इस फंक्शन को इस्तेमाल करेगा उसको इसे 2 वैल्यूज देनी पड़ेगी और ये फंक्शन कैलकुलेशन करने के बाद इस्तेमाल करने वाले को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये फंक्शन जिस भी वैल्यू को रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप सबसे पहले फंक्शन के नाम से पहले लिखनी पड़ती है, जैसे हमने इंट लिखा है।
एंड सम 3। फंक्शन दो वैल्यू रिसीव करेगा, पहली वैल्यू एफ में आएगी, दूसरी वैल्यू एस में आएगी, और इनका प्लस करेगा और आंसर में रखेगा। रिटर्न कमांड आंसर को रिटर्न करेगी। एक फंक्शन में एक रिटर्न कमांड ही इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि एक फंक्शन एक वैल्यू ही रिटर्न करता है। एक समय पे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। और रिटर्न फंक्शन जिस भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है उसकी डेटा टाइप फंक्शन के नाम से पहले लिखनी पड़ती है। int जैसा हमने लिखा हुआ है, int sum3। अगर आपकी वैल्यू फ्लोट की है तो आप फ्लोट sum3 लिखोगे। अगर आपकी कैरेक्टर की वैल्यू है तो आप char sum3 लिखोगे। तो ये एक थर्ड कैटेगरी का फंक्शन है। इस फंक्शन की कैटेगरी का नाम है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते, स्किप कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सी का कंपाइलर इसे इंट मान लेगा। तो अभी तक हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं। अभी तक हमने 3 फंक्शंस बना लिए हैं। आइए अब हम फोर्थ फंक्शन बनाते हैं। ये फोर्थ कैटेगरी का फंक्शन है। हम साथ में रिव्यू करते हुए फंक्शंस की कैटेगरी को और लाइब्रेरी बनाते हुए हम फोर्थ फंक्शन बना रहे हैं। फोर्थ फंक्शन का नाम है sum4 और उससे पहले हमने int लिखा है। जैसे हमने बताया कि एक फंक्शन रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू। तो ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख रहे हो sum4 के आगे एम्प्टी ब्रैकेट्स रखी गई हैं। sum4 फोर्थ कैटेगरी का फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न टाइप। और ये फंक्शन 2 नंबर एंटर करा रहा है और यहाँ पे हमने ए और बी में 2 नंबर एंटर कराए हैं और 2 नंबर का हमने सम करना है। ए में पहली वैल्यू होगी, बी में दूसरी वैल्यू होगी और दोनों का प्लस आंसर वेरिएबल में रख दिया जाएगा और फिर प्लस करने के बाद ये आंसर वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो ये फोर्थ फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन क्या करेगा? 2 वैल्यूज को इनपुट करा रहा है और उनका प्लस करके आंसर में स्टोर कर रहा है और ये आंसर रिटर्न किया जा रहा है। तो इस तरह से ये फोर्थ फंक्शन हम बना चुके हैं। अभी तक हमने 4 फंक्शन सीख लिए हैं, तो कैटेगरीज कवर की हैं और अपनी लाइब्रेरी में 4 फंक्शंस बनाए हैं। और ये हमने अनदर फंक्शन लिया है, 5th फंक्शन बना रहे हैं। इस फंक्शन का नाम हमने रेक्टेंगल एरिया रखा है। रेक्टेंगल एरिया ये पहली कैटेगरी का फंक्शन है कि पहली कैटेगरी में सबसे पहले वॉइड लिखते हैं और ब्रैकेट्स को खाली रखा जाता है। और ये फंक्शन 2 वैल्यूज इनपुट करा रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ। इसमें लेंथ की वैल्यू L में आएगी, ब्रेड्थ की वैल्यू B में आएगी और फिर कैलकुलेशन होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लीकेशन होके आंसर में एरिया आ जाएगा। एरिया को प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉमा आंसर।
तो ये फंक्शन हमने 5 फंक्शन अभी तक बना लिए हैं। तो ये फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेगा। तो इस तरह से हम जितने फंक्शंस चाहें उतने फंक्शंस हम लाइब्रेरी में बना सकते हैं। तो अब इस लाइब्रेरी को सेव करना है। इस लाइब्रेरी की फाइल हमें अलग बनानी है। इसमें हमें मेन फंक्शन नहीं बनाना है। इस फाइल को अब हम, अगर आपने ये सेम फंक्शन कोड कर लिए होंगे या करने हैं, तो सबसे पहले आप 5 फंक्शन बनाओगे और इस फाइल को सेव करोगे। इसका नाम हमने fun.h रखा है। सेव करने के बाद आप एक नई फाइल खोलिए और नई फाइल में आप लिखोगे include fun.h। इस फाइल का नाम stdio.h लिखने की साथ साथ आप include पहले भी लाइब्रेरी में लिख चुके हो, तो इसलिए हम स्किप कर सकते हैं। include अब हमने लाइब्रेरी खुद की बना ली है, तो हमने लाइब्रेरी का नाम रखा है fun.h। तो ये लाइब्रेरी क्या करेगी, हमने जितने भी फंक्शन बनाए हुए हैं वो इस नई फाइल में हमें अवेलेबल करा देगी और हम उन फंक्शंस को एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने void main लिखना है। void main में सबसे पहले हमने स्क्रीन क्लियर करवाई है। क्लियर स्क्रीन कमांड क्लियर करती है स्क्रीन को। और फिर हमने, आपको पता है हमने 5 फंक्शन बनाए, तो सबसे पहले हम sum1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली कैटेगरी वाला फंक्शन जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने फंक्शन का नाम गोल ब्रैकेट डाल के और एंड करके सेमीकोलन लिखना है। इससे कंपाइलर sum1 नाम के फंक्शन के पास जाएगा और उसने जो भी काम लिखा हुआ है उसको पूरा करके वापस आएगा। और getch फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम को थोड़ी देर रोक के रखेगा जब तक हम कोई भी बटन प्रेस नहीं करते। और इसके बाद रेक्टेंगल एरिया को हमने कॉल किया है। हमने कहा है कि कंपाइलर हमारा रेक्टेंगल एरिया नाम के फंक्शन को चलाए। जब भी कंपाइलर रेक्टेंगल एरिया स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो रेक्टेंगल एरिया फंक्शन के पास जाएगा, उसमें लिखे हुए काम को पूरा करके वापस आएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट sum2 है। इसमें हमने 5 और 7 वैल्यू दी है। ये 2 वैल्यू हमें पास करनी है sum2 फंक्शन को। कोई भी वैल्यूज आप लिख सकते हो 5, 7 की बजाय। तो ये फंक्शन दूसरी कैटेगरी वाले फंक्शन के पास जाएगा और अपने काम को पूरा करके 7 और +5 करके आंसर प्रिंट कर देगा। और फिर हम तीसरा फंक्शन थर्ड कैटेगरी वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी वाला फंक्शन क्या करेगा, उसको हमें 2 वैल्यू देनी पड़ेगी और वो 9 + 3 12 आंसर लेके आएगा और AMS वेरिएबल में रखेगा और फिर वो आंसर प्रिंट किया जा रहा है। तो इस तरह से ये हम फाइल बना चुके हैं, नई फाइल जिसमें हमने बनाई हुई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना सीखा है। तो जब भी नई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है तो #include और उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है। तो आई होप कि आपको लाइब्रेरी सी में कैसे क्रिएट करनी है, कैसे stdio.h लाइब्रेरी बनी है, कैसे conio.h लाइब्रेरी बनी है, सी में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इसी तरीके से बनाई गई है। तो इसी के साथ इसको एड करते हुए इससे आप क्रिएट करिए और एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें ताकि आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपकी कोई प्रॉब्लम दूर की जा सके। सो हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।
in 12th.